आचार्य गुरुदेव विरासत महाराज की, आचार्य गुरुदेव भरत सिंह महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विशद सागर जी महाराज की जय। प्यारे बंधुओं, आज पुनः उपस्थित हुए हैं सभी वास्तु के रहस्यों को जानकर उनको अपने जीवन में अपनाने का और वास्तु से आने वाले लाभ और हानियां, क्योंकि जब तक हम किसी भी वस्तु के लाभ और हानि को नहीं जानेंगे तब तक हमारे लिए उसका सही रूप से फल प्राप्त नहीं होता। छठालय में आपने उस लाइन को सुना होगा, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक हम दोष और गुणों को नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे वस्तु को ग्रहण करना है, किसको छोड़ना है, ये हम जान नहीं पाते। आपने सुना होगा पिछले 11 तारीख में हमने यहाँ पर वास्तु के संबंध में चर्चा की थी, जहाँ तक जिससे भी चर्चा लोगों को बहुत पसंद आई। हमारा समय पे हमने उसका संदेश दिया था कि जैन सिद्धांत सबसे अधिक बल देता है व्यक्ति के जीवन में होने वाले 4 समवायों पर। आचार्य भगवान पूज्यपा स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ का प्रारंभ करते हुए सबसे पहले यही कहा गया। तो कहते हैं योग्योपादान योगेन श्रद्धा शरणतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता मनोप्यात्मतामता। अर्थात योग्य उपादान मिलने पर, योग्य उपादान योगेन श्रद्धा शरणतामता, जिस प्रकार से योग्य उपादान मिलने पर दशा पत्थर भी स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है। कि कैसे, तो नीचे की लाइन में बता रहे हैं, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, अर्थात स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभय। यहाँ पर इन चारों द्रव्य क्षेत्र काल भाव को ग्रहण करते हुए कहते हैं द्रव्यादि स्वादि संपत्ता मनोप्यात्मता, अपनी आत्मा भी परमात्मा अपने को प्राप्त हो जाती है। अब आप इससे विचार कर सकते हैं कि जिस प्रकार से एक पत्थर जो है, अगर पत्थर में योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य भाव प्राप्त हो जाते हैं तो पत्थर स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है। पत्थर जब तक रोड पर पड़ा हुआ है उसकी कोई कीमत नहीं होती है, पहाड़ में पड़ा हुआ उसकी कोई कीमत नहीं होती है, किंतु योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलने पर पत्थर के अंदर से जब स्वर्ण अलग हो जाता है, अलग हो जाती है, तो स्वर्ण इतना कीमती हो जाता है कि हर व्यक्ति उसको अपने शीश का आभूषण बनाने के लिए तत्पर हो जाता है। उसकी कीमत जो होती है सारी दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कि उसी प्रकार से अब हम यहाँ पर चलते हैं वास्तु के बारे में। हमने उस दिन कहा था कि योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य भाव मिलने पर ही हम अपने भवन का निर्माण करें, हम अपने वास्तु का निर्माण करें। वास्तु का मतलब ही भवन होता है। उसके साथ एक और सलाह दी थी कि लोग भवन की बात करते हैं, वास्तु की बात करते हैं, लेकिन वास्तु के पहले क्षेत्र की बात और होना चाहिए। क्षेत्र वास्तु भी सही हो पाता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्षेत्र के निर्माण में हमें सबसे पहले, आपने सुना होगा, पंचभूत अर्थात जो पुराने समय में चलते चले आए हैं उसके दोहा के अंदर आता है, क्षिति जल पावन पावक गगन समीर, पंचभूत से बना शरीर। इस प्रकार से पंचभूतों से हमारा एक शरीर का निर्माण है और शरीर के निर्माण की भांति ही किसी भी आपका मकान है, आपका मंदिर है, आपका जो भी भवन है,
वास्तु का जो निर्माण होता वो मनुष्य के शरीर के आधार पर ही आकार से ही उसका हुआ करता है। किस प्रकार से आप देखते हैं मनुष्य का शरीर का अगला भाग जो होता है वह सबसे सुंदर होता। अगले भाग में आपका जो सिर है, सिर और चेहरा, सारा का सारा जो व्यक्ति की सुंदरता एकमात्र चेहरे से हुआ करती है। अगर व्यक्ति का चेहरा सुंदर है तो सारा का सारा शरीर आपका सुंदर माना जाएगा। व्यक्ति का अगर चेहरा ठीक नहीं है तो उसका पूरा का पूरा कोई भी कीमत शरीर के व्यक्ति के चेहरे में अगर किसी प्रकार के दाग हो जाते हैं तो शरीर कितना भी गोरा क्यों ना हो, शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसका कोई पसंद नहीं करेगा। और व्यक्ति का चेहरा अगर सुंदर है, शरीर के अंदर किसी प्रकार के दाग हैं भी तो शरीर के दाग को कपड़े इत्यादि से ढक सकता है, लेकिन चेहरे को ढका जाता नहीं है। ठीक है, आपने सुना होगा कि वास्तु का निर्माण भी हमने जगह कोई पुस्तक में चक्र देखा था, उस मनुष्य का आकार बना हुआ था, उसके आधार पर ही पूरी वास्तु निर्धारित की गई थी। तो सबसे पहले जिस प्रकार से मनुष्य के लिए प्रातः होते ही सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सब पहली प्रथम आवश्यकता किसकी है? सबसे प्रथम आवश्यकता मनुष्य के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही सूर्य की है। जैसे सूर्य किरण जब व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं, सूर्य किरणों से उसके लिए एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती, और ऊर्जा प्राप्त होने पर व्यक्ति के शरीर का संचालन होता है, व्यक्ति के शरीर के अंदर एक स्फूर्ति आती है। ठीक है, उसी प्रकार से हम अपने मकान का निर्धारण करेंगे, मकान की भूमि का निर्धारण करेंगे। तो मकान की भूमि हमारे सबसे पहले प्रथम उपयोगिता है हमारे लिए। मकान की जो भूमि है पूर्वमुखी अगर होती है तो सूर्य की किरण सीधे हमारे मकान के अंदर प्रवेश करती हैं, और सूर्य अपनी जो ऊर्जा है और ऊर्जा सबसे पहले आपके मकान के अंदर डालता है। जो अच्छी विशिष्ट ऊर्जा उसको अंदर प्रवेश करता है, और जो खराब ऊर्जा है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हमारा सर्वश्रेष्ठ अगर वास्तु के लिए भूमि है पूर्वाभिमुख हो, अगर पूर्वाभिमुख नहीं मिल पाती है कदाचित तो उत्तर अभिमुख हो, क्योंकि उत्तर अभिमुख होगी तो हमारे लिए उसका गलत प्रभाव, क्योंकि सबसे ज्यादा घातक अगर कोई दशा मानी गई है तो दक्षिण दिशा को सबसे ज्यादा घातक माना गया है। अपने ध्यान रखना, जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य पहले प्रातः से लेकर के 12 बजे तक वह अच्छी एनर्जी देता है, टेस्ट एनर्जी देता है, किंतु जैसे ही 12 बजे के बाद पहले आकर्षण होता है और 12 बजे के बाद विकर्षण प्रारंभ हो जाता है। अगर किसी का मकान का द्वार दक्षिण में अथवा पश्चिम में होता है तो 12 बजे के बाद सूर्य की जो किरण उसके अंदर पड़ेंगी और विकर्षण होने पर उसका गलत प्रभाव मकान के ऊपर जैसा कि व्यक्ति के ऊपर पड़ता है उसी प्रकार से मकान पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले दिशा का निर्धारण करना, सबसे पहले आकाश जो अपना जो 5 भूत में आकाश भूत को वहां पर ग्रहण किया गया है। आकाश भूत को समझने के बाद अगर उसमें हम किसी प्रकार से विपरीत दशा में अगर रहता तो शरीर के मकान के अंदर रहने वाले व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, और जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो उनका मानसिक भी स्वस्थ नहीं होगा, और मानसिक जब स्वस्थ नहीं होगा तो किसी भी अच्छे कार्य में उनका मन नहीं लगेगा। जब किसी अच्छे कार्य में मन नहीं लगेगा तो अपने जीवन में कोई अच्छा काम या विकास का काम या उत्थान का काम या व्यापार इत्यादि का काम में अच्छी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता हम अपने मकान की पूर्व उत्तर अभिमुख अगर हमारा की दिशा होती है तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, हमारे प्रत्येक कार्य में सफलता प्रदान करने वाला होता है। ये आकाश तत्व को आपने समझा। दूसरे नंबर पे वायु तत्व, वायु तत्व को आप अच्छी तरह से समझ लें। प्रातः की वायु जब पहले बात कर रहे थे, जब आपने देखा सूर्योदय होते ही जो पूर्व दिशा की ओर होने वाला जो वायु हमारे अंदर और मकान से प्रवेश करेगी वह प्रातः काल की वृक्षों से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन से युक्त होगी, और ऑक्सीजन से युक्त वायु जो होगी हमारी श्वास में सहयोगी बनेगी, हमारे शरीर के अंदर शरीर को स्वस्थ रखेगी।
वो वायु तत्व हमारे जब अंदर जाएगा तो हमारे वायु तत्व से मकान के अंदर पहुंचने पर भी हमारे वायु तत्व से स्पर्श होगा। किंतु अगर हमारे यहाँ पर प्रातः की वायु, शुद्ध वायु हमारे यहाँ पर प्रारंभ की प्राप्त नहीं हो पाती है, तो उससे हमारे लिए ऑक्सीजन इत्यादि की प्राप्ति ना होने से हमारे शरीर को भी लाभदायक नहीं होती है, हमारे मकान इत्यादि के लिए लाभदायक नहीं हुआ करती है। तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व, जब अग्नि तत्व हमारे लिए कहाँ से प्रारंभ होता है, तो अग्नि तत्व की प्राप्ति भी हमको सूर्य के माध्यम से ही हुआ करती है। सूर्य जब पृथ्वी में रहने वाले सभी प्रकार के प्राणियों में अपने आवश्यक चीजों को देता है, उससे वनस्पति इत्यादि में उसका संचार जब मिलता है, और प्रातः काल की स्थिति में होने वाला सूर्य के जो हमारे ऑक्सीजन वायु तत्व के साथ आती है, और वायु तत्व में हमारे लिए जितनी सुलभता से प्राप्त होती है, हमारे शरीर का संचालन भी, शरीर के रक्त का संचार, हमारे शरीर के सारी मांसपेशियों का संचार अच्छी तरह से चलता है। हमारा जो रक्त है, और रक्त में विकार उत्पन्न नहीं हो पाता है, और जब हमारे शरीर के रक्त किंतु अगर हमारे उपयुक्त ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है, तो शरीर में विकार, रक्त में विकार उत्पन्न होने से शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता है, और शरीर के अनुसार रहने वाले, वास्तु में रहने वाले जो लोग हैं वो भी स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। इसलिए हमको अग्नि तत्व का भी ध्यान रखना है। उसके साथ साथ है जल तत्व। जल तत्व जो होता है, भूखंड अगर उपयुक्त दिशा में नहीं होता है, तो है जल तत्व भी, क्योंकि आपने देखा है जल का बहाव जब भी होगा, जल का बहाव किस तरफ की ओर होता है, हमेशा जल का बहाव दक्षिण से पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। और दक्षिण हमारे मकान का भी अथवा जो भवन का भी जब भी कभी निर्माण करें, तो निर्माण इस प्रकार से करें कि उसका हमारा मकान पूर्व दिशा की ओर, तो जल का बहाव ही पूर्व अथवा उत्तर की ओर ही होना चाहिए। आपने सुना होगा कि है जो भवन के निर्माण में, वास्तु के निर्माण में दक्षिण और पश्चिम दिशा को भारी किया जाता, ऊंचा किया जाता है, पूर्व और उत्तर दिशा को नीचे किया जाता है। इसलिए क्योंकि पूरब जल का स्थान जो माना गया, पूरब, उत्तर अथवा ईशान बीच के स्थान को जल का स्थान माना गया। वहां पर अगर जल का भराव होगा, वहां पर अगर जल के भराव से हरा भरा एरिया भरा होगा, और पूरब ईशान को अगर हमारा भरा होगा, तो हमारे जीवन में विशेष प्रकार की स्फूर्ति आती है। आपने सुना होगा ईशान, ईशान शब्द का मतलब क्या होता है, पूर्व उत्तर के बीच की दिशा है ईशान। ईशान का मतलब, ईशान शब्द ईश से बना, और ईश का तात्पर्य होता है राजा। जिस प्रकार से राजा का स्थान कहाँ पर है, और राजा के स्थान हमेशा जब भी मानेगा तो पूरा और उत्तर के बीच में ईशान दशा में, और राजा का जहाँ पर निवास होगा, राजा का निवास पर उत्तम स्थान पर ही होता, कहीं गंदे स्थान पर होता नहीं है। इसलिए जो ईशान दशा में हमारा ईशान स्थान पर हम श्रेष्ठ चीजें जो भी हैं, हमारे जल तत्व हैं, हमारे यहाँ पर होने वाले जो श्रेष्ठ वायु तत्व हैं, श्रेष्ठ वस्तुओं का हमारा निर्धारण, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति का जीवन चलता है तो जल से ही चलता है। इसीलिए लोग कहा करते हैं जल ही जीवन है। तो जल तत्व का हमारे भूखंड में उत्तर पूर्व में उसका हमारे लिए प्राप्त होगा, और प्राप्त होने वाले जल से हमारे जो एक विशेष प्रकार का एनर्जी प्राप्त होगी। और उसके साथ साथ आगे अब आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण कर रहा है। वैज्ञानिकों का मत है कि एक अक्षय विशाल चुंबक की तरह भ्रमण करता है, अथवा जब जो भूमि है, भूमि के चारों तरफ जब होने वाले सूर्य चंद्रमा इत्यादि का गमन चल रहा, इसलिए ईशान और जो दिशा है वह ईशान दिशा उत्तर से स्थिति में मानी गई है। इसलिए हम अपने स्थान को ऐसा बना करके चलें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में शांति की प्राप्ति होगी। अब इस प्रकार से इस दिशाओं का निर्धारण करने के पश्चात अब हम चलते हैं भूमि के तल पर।
जो भूमि का तल है उस भूमि के तल को लगभग 4 प्रकार की अवस्थाओं में हमको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो भूमि है वह गज पृष्ठ भूमि कहेगी। गज पृष्ठ अर्थात गज का तात्पर्य हाथी है और हाथी की पीठ जैसी हो, कैसी होती है आपने देखा एकदम समतल होती है, ठीक है, समतल भूमि होगी। गज पृष्ठ भूमि में जिसमें ईशान जो देता है जो स्थान है वो लगभग थोड़ा सा नीचा होता है और पीछे तीनों दिशाएं भारी होती हैं। ऐसी जो भूमि है गज पृष्ठ भूमि है। गज अर्थात हाथी, हाथी को अथवा गज अथवा गणेश, ठीक है, गणेश का जो स्थान आपने देखा होगा। सबसे पहले जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है तो सबसे पहले ना राम को स्मरण किया जाएगा, ना कृष्ण को स्मरण किया जाएगा, ना महावीर को स्मरण किया जाएगा। सबसे पहले श्रेष्ठ कारण में अगर किया जाता है तो गणेश को स्मरण किया जाता है। जैन सिद्धांत में आपने सुना होगा भगवान महावीर स्वामी के लिए केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी जब तक गणेश नहीं हुए थे, गणधर प्राप्त नहीं हुए थे, तब तक भगवान की जब बनी नहीं करी थी। इसलिए केवल ज्ञान होने के बाद सबसे पहले वहां पर गणेश का आगमन हुआ था। यानी गौतम गणधर भगवान महावीर स्वामी के सम्मेलन में जब सबसे पहले पहुंचे हुए थे, उनका वहां पर पहुंचने के बाद, क्योंकि आप सभी सुना हो आपने, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो हमारे जो गणेश हैं, गणेश हमारे जीवन में गुरु बनकर के आते हैं। गुरु ने ही हमारे लिए प्रभु का ज्ञान कराया। तो सबसे पहले ईशान जो अथवा जो कोण अथवा जो गज पृष्ठ भूमि, गज पृष्ठ पर भूमि होती है जिससे हमारे भवन का श्री गणेश होने वाला है। गज पृष्ठ भूमि में हम अगर वास्तु का निर्माण करते हैं तो अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी सबसे पहले गज पृष्ठ भूमि, इसको ध्यान रखना, जिसका ईशान कोण नीचे है और तीनों दिशाओं के शेष दशांश स्थान पर ऊंची है। इस प्रकार की भूमि को, जब ऐसी भूमि हो तो अपने आप उसका ढलान पूर्व दिशा की ओर अथवा ईशान कोण की ओर हो जाएगा, तो सर्वश्रेष्ठ भूमि मानी जाएगी। दूसरे नंबर की भूमि है पूर्व पृष्ठ भूमि। पूर्व का अर्थ होता है कछुआ। कछुआ आपने देखा होगा, जैसे भूमि का मध्य भाग ऊंचा हो और शेष नीचे जो भाग नीचे हो, ऐसी पूर्व जो भूमि है, पूर्व भूमि है, इस प्रकार की जो भूमि है वो भी श्रेष्ठ है, लगभग कुछ हद तक ठीक मानी जाती है। पूर्व पृष्ठ में जैसे मध्यम श्रेणी को माना गया, पूर्व कछुए के समान भूमि को, ऐसी भूमि में भी कदाचित उसकी व्यवस्था बना करके उसको समतल इत्यादि करके और वहां पर मकान इत्यादि का निर्माण करना व्यक्ति के लिए लाभदायक हो सकता है। तीसरी है दैत्य पृष्ठभूमि। और दैत्य, आप जैसा कि नाम सुनकर के ही आपके मन में एक करंट जागा होगा। दैत्य जो व्यक्ति के लिए नाम सुनते ही उसको व्यक्ति को बेचैन कर देता है। ऐसी भूमि जिसमें पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा नीचे हो रही हो, पूर्व ईशान ऊंचा हो रहा हो, ऐसी भूमि जो होती है वह दैत्य भूमि कही जाती है। ऐसी भूमि में हमेशा दैत्य का यानी भूत प्रेतों का वास माना जाता है। और जहाँ भूत प्रेत रहते हैं वो भूत और प्रेतों का तो काम ही है दूसरों को परेशान करना और आनंद मनाना। ऐसी भूमि में व्यक्ति रह करके दूसरों को हमेशा परेशान करता रहेगा और व्यक्ति परेशान होते रहेंगे और व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए इस दैत्य पृष्ठभूमि है, इस भूमि से भी हमको बचना है और सही भूमि पर ध्यान रखना। आगे है चौथी नंबर पे नांग पृष्ठभूमि। नांग आपने देखा होगा, नांग की स्थिति क्या होती है, जिस प्रकार से नांग होता है और अपना फण ऊपर उठा करके चलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस भूमि में पूर्व पश्चिम तो लंबी फैली होती है और जिसका मध्य स्थान नीचे होता, मध्य स्थान नीचा है यानी पानी भराव वाला स्थान है, ऐसा स्थान भी जो नांग पृष्ठभूमि भी ठीक नहीं मानी गई है। और दूसरी ओर नांग की ओर विशेषता उसके टेढ़ी मेढ़ा होता है, उसी प्रकार से ऊबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी भूमि हो पाएगी श्रेष्ठ नहीं मानी गई। ऐसी भूमियों से हम बच करके
और अपने वास्तु का निर्माण करते हैं। अब वास्तु के लिए फिर कैसी जमीन श्रेष्ठ होना चाहिए? तो सबसे पहले तो वर्गाकार, वर्गानी चौकोर जगह है, ऐसी सर्वश्रेष्ठ वर्गाकार जमीन होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ है वर्गाकार के साथ आयताकार, अर्थात बराबर लंबी और बराबर चौड़ी, इस प्रकार से आयताकार मैंने जमीन भी एक श्रेष्ठ मानी गई है। तीसरे नंबर पे कदाचित वृत्ताकार यानी गोल जमीन अगर होती है वो भी श्रेष्ठ मानी जाती है। और उसके अलावा कदाचित षटकोण भूमि है, ये भी व्यक्ति के लिए मध्यम श्रेष्ठ है। ऐसी भूमि जो है अगर आपको प्राप्त होती है, ऐसी भूमि पर वास्तु का निर्माण करना श्रेष्ठ माना गया। किंतु अगर त्रिकोण भूमि है, अंडाकार भूमि है, अष्टखंडाकार भूमि है, अर्ध वर्तुलकार भूमि है अथवा रथाकार भूमि है, ये भूमि श्रेष्ठ नहीं मानी गई। ऐसी भूमि में कभी अपना वास्तु का निर्माण नहीं करना चाहिए। और कदाचित किसी प्रकार से वास्तु के निर्माण किसी के हुए हैं तो उस वास्तु के निर्माण से हमारे लिए क्षति होती है, क्योंकि हम पहले इस बात को अब बताया था, पिछली बार हमने उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर रास्ता चल रहा तो ढलान, रास्ता और ढलान पर अगर चलेगा तो उसको चलने में आसानी रहेगी, किंतु अगर ऊंचाई वाला रास्ता है उस पर अगर उसको चलने वाला चलने की स्थिति होगी तो कठिनाई होगी। उसी प्रकार से वास्तु के जो स्थान है वो हमारे अनुकूल होंगे तो हमारे लिए जीवन व्यतीत करने में, वहां पर अपने व्यापार में, अपने स्वास्थ्य के लाभ में अनुकूल होंगे। किंतु अगर हमारे विपरीत होंगे तो हमारे जो जीवन पर भी विपरीत प्रभाव डालते हैं। ऐसी स्थिति में वास्तु को हमें ध्यान में रखते हुए, और वास्तु की और भी बहुत सी विशेषताएं हैं जिस प्रकार से आप जानते हैं, मकान का जो द्वार है, द्वार हमारे भूमि के लंबाई चौड़ाई को नापने के बाद उसके जो 8 भाग करने पर 7वें भाग में और 7वें भाग के भी 7वें भाग में वहां पर मकान की द्वार रखना श्रेष्ठ माना गया। द्वार में हमारे इस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग किया गया, और लकड़ी भी अब अनेक प्रकार की होती है, एक श्रेष्ठ लकड़ी, एक अश्रेष्ठ लकड़ी। जैसे कि आपने सुना होगा जो कटीले वृक्षों की लकड़ी का प्रयोग हम अगर मकान में करते हैं तो कभी श्रेष्ठ नहीं होता है, किंतु जो सामान्य लकड़ी है, बड़े लंबे पत्तों की पत्ते वाली लकड़ी है, वो लकड़ी हमारे यहाँ पर मकानों में श्रेष्ठ काम करने वाली होती है। और जो मीठे फल देने वाले वृक्षों की लकड़ी हमारे यहाँ श्रेष्ठ होती है। कड़वे अथवा खट्टे इत्यादि फल देने वाली लकड़ी को मकान की जो खिड़कियों अथवा मकान इत्यादि के द्वार इत्यादि बनाने में नहीं मानी गई है। तीसरी एक बात और आती है, द्वार के ठीक सामने किसी स्थान पर कोई वृक्ष इत्यादि, द्वार के ठीक सामने कोई कुआं इत्यादि होना, ये बिल्कुल महा यानी दुष्ट कार्य होते हैं। मकान के ठीक सामने कभी किसी स्थान पर कोई पेड़ अथवा कुआं इत्यादि नहीं होना चाहिए। अगर मकान के सामने कुआं होता है वो व्यक्ति के लिए नीचे जिस प्रकार से नीचा होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति के विकास को भी नीचे गिरा देगा। पेड़ अगर होता है और पेड़ जिस प्रकार से सामने से वस्तु रुक जाती है, उसके अवरोध हो जाता है, वस्तु का उसके लिए सही ज्ञान नहीं हो पाता है, इसी प्रकार से वो उसकी विकास नहीं होता। जैसा कि आपने सुना होगा, मंदिर के अंदर भगवान का जो दृष्टि उसको बाहर निकलना चाहिए। अगर भगवान की दृष्टि बाहर नहीं निकलती है तो समाज का विकास नहीं होता है। उसी प्रकार से व्यक्ति के मकान के सामने अगर किसी प्रकार की कोई बाधा होती है और बाहर निकलने को उसके लिए सामने किसी प्रकार से बाधा होने उसकी दृष्टि सामने तक नहीं जाती है तो उसके लिए भी विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन में वास्तु के लिए, और जो हमने यहाँ पर बता दिया बहुत सी चीजें, भूमि की स्थिति बताई, मकान के निर्माण को भी ध्यान रखें। जब भी मकान का निर्माण हो उसमें पूर्व और उत्तर को यानी नीचे रखा जाए, दक्षिण पश्चिम को ऊंचा रखा जाएगा। इस प्रकार की भूमि और दिशाओं के आधार पर किस दिशा में हमारा, जैसे अग्नि कोण है, रसोई इत्यादि अग्नि कोण में होना चाहिए, पूजा घर ईशान कोण में होना चाहिए, लैट्रिन बाथरूम पीछे पश्चिम और दक्षिण के उस दिशा की ओर होना चाहिए।
इन सारी की सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए अपने वास्तु का निर्माण करेंगे। और वास्तु का निर्माण करने के साथ यद्यपि इसमें हमारे यहाँ जो द्वारा बोली गई चीजें हैं इनको आप कहाँ तक ध्यान रख पाएंगे, तो इन सब का अंतिम निष्कर्ष यह है कि अंतिम निष्कर्ष अपने सिद्धांत के आधार पर 3 चीजें हैं, देव, शास्त्र और गुरु। यहाँ पर अभी हमारा जो संदेश है ये संदेश देव का संदेश है। अब शास्त्र का तात्पर्य वस्तु का जो वास्तु के जो पुस्तक इत्यादि है उसको शास्त्र कहा जाएगा। और तीसरे नंबर पर गुरु अर्थात जो विद्वत वर्ग है जो उसका आपको निर्धारण करके कार्य कराएंगे वहां पर उनका गुरु प्राप्त होंगे। तो आपके यहाँ पर जब भी किसी प्रकार के कोई भवन का कभी किसी स्थान पर वास्तु का अगर आप निर्धारण करते हैं अथवा निर्माण करते हैं तो वहां पर आपके लिए योग्य वास्तु का योग्य विद्वान को आप आमंत्रण दे करके और उनको खुश रखते हुए और उनके द्वारा वास्तु का निर्माण कराएंगे तो निश्चित रूप से हमारे फलदायी होगा। ध्यान रखना, सबसे बड़ी चीज हमने एक शब्द बोला खुश रखने की। अगर आप विद्वान को खुश रखेंगे और खुश रखेंगे वो प्रसन्नता पूर्वक आपको सही निर्धारण करेंगे। किंतु अगर वास्तव में हमने बुलाने वाले विद्वान को खुश नहीं रखा और किसी प्रकार से मन में टेंशन अगर आ गया तो किसी चीज का निर्धारण कहीं का कहीं बता सकते हैं जिससे आपकी शुरुआत ही बिगड़ सकती है। बात सभी जानते हैं कि व्यक्ति खुश होकर के प्रसन्नता पूर्वक जो कार्य करेगा वो व्यक्ति के लिए हमेशा अच्छा ही सलाह देगा, अच्छा काम अच्छे से अच्छा उसको बनाने की बनता सलाह देगा। किंतु अगर किसी प्रकार का टेंशन संकलित अगर परिणाम अगर हो जाता है तो फिर वो निपटाने की काम करता है, फिर उसको सही सलाह नहीं मिल पाती है, सही कार्य नहीं हो पाता है। इसलिए हम विद्वत वर्ग आपके लिए सलाह वास्तुकार आपके पास उपलब्ध होते हैं उनको प्रसन्न रखें, उनको यथार्थ उनका सम्मान करके चलें जिससे करके आपके लिए सही सलाह दें, सही उचित आपके सहयोगी बन सके। इस प्रकार से इस वास्तु के बारे में हमने यथायोग्य अपने जो शास्त्र इत्यादि के माध्यम से गुरु इत्यादि के माध्यम से जो जाना उसके बारे में आप तक हमने संदेश दिया। हमारे इस वास्तु के संदेशों को आपने जो सुना है उसको अधिक से अधिक अपने जीवन में अवधारण करेंगे तो आपका जो स्वयं का जीवन भी शरीर से भी स्वस्थ होंगे, आपके प्रत्येक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, हर कार्य आपका सफल होकर के आपका जीवन सुखी और शांतिमय बन सकेगा। इसी भावना के साथ हमारा उपस्थित सभी महानुभावों के लिए संचालक जो करता है उनके लिए अथवा इसकी योजनाबद्ध तरीके से चलाने वाले उन सबके लिए हमारा आशीर्वाद है कि इस प्रकार से जो लोगों को अथवा व्यक्तियों के लिए शांतिप्रद कार्यों को योजना बराबर समय समय पर बनाते रहे, उनको योग्य संदेश दिलाते रहें, सही मार्गदर्शन देते रहें तो उससे आपका भी जीवन सुखी होगा, सामने वाले का जीवन भी सुखी होगा और भगवान महावीर का संदेश भी घर घर में पहुंचेगा। पुनः आप सभी याद रखेंगे भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताया सूत्र परस्परोपकारो जीवानाम अर्थात परस्पर करने एक जीव दूसरे जीव का उपकारी है और उपकार करते रहेंगे तो आपका भी हो जाएगा। बोले 1008 महावीर भगवान सभी के लिए ठीक है ना, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। नमोस्तु। आज हमने बहुत अच्छी बात सीखी, बहुत अच्छा अच्छी जो भी अपना जाना उसको आपके तक बताया है हो सकता है लोगों को इससे लाभ प्राप्त हो, ऐसा सबसे बढ़िया। गुरुदेव का आशीर्वाद सभी के लिए है, गुरुदेव की मंगल भावना सभी के लिए रही है। शाम को प्रतिभाती रात्रि 8 बजे वास्तु की क्लास लगती है जिसमें बहुत डिटेल में ग्राफ के माध्यम से ग्राफ बना करके और वास्तु के बारे में बताया जाता है।
कल टॉपिक लिया था टी पॉइंट वाला। टी पॉइंट क्या होता है, क्या सभी टी पॉइंट गलत होते हैं या कुछ टी पॉइंट अच्छे भी होते हैं, किस तरह के टी पॉइंट अच्छे होते हैं, किस तरह के टी पॉइंट अशुभ होते हैं, ये सारी चीजें कल हमने ग्राफ के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाई और सभी को समझ में भी आई। आज शाम को 8 बजे आप लोग जुड़िए, शाम को पुनः वास्तु की कक्षा है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बता दूं कि काफी समय से एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है, हर रविवार को रात्रि 8 बजे प्रोग्राम होता है। वो होता है वास्तु शंका समाधान के नाम से, जिसके अंदर आप जुड़ते हो, आप अपना प्रश्न रखते हो और उस प्रश्न का समाधान इस मंच के माध्यम से हम आपको करने का प्रयास करते हैं। काफी अच्छा रेस्पॉन्स है उस प्रोग्राम का। तो रविवार को रात को 8 बजे प्रोग्राम में जुड़ना न भूलें। आईडी यही है, पासवर्ड यही है, लिंक यही है, कोई चेंज नहीं है। हमारे सारे प्रोग्राम का पासवर्ड, लिंक और आईडी एक ही है। आज शाम को 8 बजे तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र और मनोज जी भाई साहब जो हमारे साथ जुड़े, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अपना समय निकाला। जय जिनेंद्र, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और वैशाली जी हमारे साथ जुड़ी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोग जो हमारे साथ जुड़े, उन सभी का हम अभिवादन करते हैं। मुकुल जी है, पूर्णिमा जी है बेंगलोर से, अनिता जी है, आभा जी है, काफी सारे हैं। सारी दीदियां भी हमसे जुड़ी हुई है, जो ब्रह्मचारी बहनें हैं वो भी जुड़ी हुई है। रात्रि 8 बजे वैशाली जी आप पहली बार जुड़े हैं? हाँ। आप रोज जुड़ा करें, रोज सानिध्य मिलता है। इसके अलावा रात्रि 8 बजे वास्तु के बारे में समझाया जाता है। अच्छा। उनकी यही है, पासवर्ड यही है और आईडी यही। तो वास्तु कैसी होना चाहिए इस पे बोलते हैं क्या आप? वास्तु कैसा होना चाहिए, वो जो वास्तु की क्लास लगती है शाम को, अच्छा। पूरा ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं, चार्ट समझाते हैं, सबको बहुत अच्छा समझ में आता है। काफी लोग जुड़े हुए हैं उसमें। तो शाम को आप जुड़िएगा। और शाम तक के लिए सब, जब तक के लिए सभी लोगों से जय जिनेंद्र, इजाजत चाहेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।